आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी, प्रोफेसर गेलिना युवचेवा रुचेवा सोकोलोवा जी, डॉक्टर जय वर्मा जी, डॉक्टर उर्वशी गौरव जी, मनीष जी, विवेकानंद जी, प्रोफेसर आनंद वर्धन जी, अभी प्रकट हुए प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अखिलेश कुमार दुबे जी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर राम यादव जी हैं यहाँ पर सभागार में, प्रोफेसर सुमन जैन जी, उर्वशी गहलोत जी, हरीश जी, धीरेन्द्र नाथ चौबे जी और सभी मित्रों। विवेकानंद जी संचालन बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इनकी बात नहीं मान रहे हैं। अपनी तमाम सारी गतिविधियों को संपन्न करते हुए मन में एक सिनाप्सिस बनाई थी, कुछ बातचीत करूंगा इस विषय पर, मध्यकालीन हिंदी साहित्य सामाजिक स्वरूप एवं लोक रंग पर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें गड्ढ-मड्ढ हुई हैं, तो ऐसे में बड़ा कठिन होता है। कई बार ये होता है ना कि सोच कर चलते हैं कि ये सब कहूँगा, लेकिन वो कहने की बातें और किंतु मन की बातें कुछ और सुमन जी ने कहा था ना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हम सोच कर चलते हैं वो नहीं होता। यहाँ बड़ा अच्छा काव्य पाठ हुआ तो मैंने सोचा मैं भी अब काव्य पाठ ही कर देता हूँ। तो कई बार कभी सोचा था कि बोलूँगा तो क्या क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, समय थोड़ा कम है और विषय पर बात करना कठिन होता है। किसी भी विषय पर मन बनाकर तैयारी के साथ उस पर केंद्रित होकर बात करना आसान नहीं होता है, और हम लोग ये काम करने में पारंगत हैं कि हम विषय छोड़कर घंटों बोल सकते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाह ये रहा था कि कुछ बातें मैं विषय पर कर लूँ, और ये बड़े मनोयोग से जिन लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और विदेशों से इतने सारे प्रतिभागी यहाँ आए हुए हैं, सत्यपाल शर्मा जी बैठे हुए हैं सामने, तो यह सचमुच ये पहली बार हो रहा है कि इतने सारे लोग यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सही अर्थों में हो रही है। यह 400-500 वर्षों का जो साहित्य है उस पर अगर बात करनी हो और आपके पास 10-15 मिनट का समय हो तो यह बड़ा कठिन काम होता है। प्रधान जी ने बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार की थी, और मैं चाह ये रहा था कि जब सामाजिक स्वरूप और लोक रंग केंद्र में है विषय के, तो उस सामाजिक स्वरूप की थोड़ी सी चर्चा की जाए। जो तत्कालीन इतिहास है, जो राजनीति है, जो समाज है, जो धर्म है, जो उस समय की बहुत सारी संस्कृतियों का आपस में एक प्रकार का टकराव है, और उनसे कुछ निकलती हुई दूसरी चीज़ें हैं, उनकी चर्चा की जा सकती है। और यह कि उन सब के बीच से जो साहित्य, जो कविता जन्म ले रही थी, उस कविता की चर्चा की जानी चाहिए। हम हिंदी वाले कविता के कारण मध्ययुगीन कविता साहित्य को जानते हैं, और वह ऐसा युग है कि जिसमें से किसी भी एक कवि को अगर हम उठा लेते हैं तो 1-8 घंटा हर वक्ता बोल सकता है हिंदी का। ये बहुत विराट फलक है
जिसको यहाँ पर रखा गया है। लेकिन बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, भक्ति है, आध्यात्म है, धर्म है, प्रेम है और स्त्रियां हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो राजनीतिक समस्याएं हैं, सारी चीज़ों के केंद्र में जो पहली शर्त होती है, जिसको सारे भक्तों ने, सारे दार्शनिकों ने, सभी लोगों ने स्वीकार किया कि जब पेट भरा होता है तभी सब कुछ होता है। हम इस बात की तरफ देखें कि जिस समय भक्तिकालीन कविता, संतों की कविता बन रही थी, जन्म ले रही थी, उस समय देश की स्थिति क्या थी? उस समय हमारे देश के जो महान साहित्यकार थे वो क्या लिख रहे थे? मैं जैसा कि कह रहा हूँ कि तुलसी के किसी भी एक पक्ष को लेकर या कबीर के किसी एक पक्ष को लेकर हम लोग की आदत खराब है कि हम लोग घंटा भर बोल सकते हैं। लेकिन आज बात करनी है कुछ बिंदुओं पर कि वो क्या स्थितियां थीं जिस स्वर्ण युग की चर्चा करते हुए हम नहीं थकते हैं। उस समय बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को, इधर के इतिहासकारों ने ये कहा कि अगर हमें भारत का इतिहास लिखना है तो उस समय के कवियों की कविताओं के प्रकाश में लिखा जाना चाहिए। इस बात के लिए अयोध्या सिंह और इरफान ये इत्यादि की और तमाम सारे लोगों के नामों की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक ये है, हम लोगों ने देखा है, जब देखिए इतिहास जब दरबार में बैठकर लिखा जाता है और जब किसी फेलोशिप के द्वारा लिखा जाता है तो ये मानकर चलिए कि उस सत्ता का विरोध उसमें कतई नहीं होगा, उस सत्ता का समर्थन ही होगा। तो जिन इतिहास ग्रंथों से हमारी दृष्टि बनी हुई है वह इतिहास वो कहा था ना कि वो कलम आज जिसकी जय उनकी जय बोल जब देकर लिख रहे थे, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। तो जो चकाचौंध का मारा इतिहासकार होगा वो इतिहास नहीं लिखेगा। हमारे कवि जिन्होंने दरबारों को ठुकराया था, जिन्होंने आवत जात पनहियां कही थी, उस बिरादरी वाले जो कवि लिख रहे थे, उन सारे कवियों ने उस समाज के बारे में क्या कहा, इसको थोड़ा सा देखा जाना चाहिए। मतलब तुलसीदास की बहुत सारी पंक्तियां उद्धृत की जा सकती हैं। तुलसीदास कवितावली में एक जगह कहते हैं कि काल कराल नृपाल कृपाल न राज समाज बड़ोई छली है। जो तत्कालीन राज व्यवस्था थी, तुलसीदास ये कह रहे हैं कि काल कराल, समय बहुत भयावह है, बहुत विकराल समय, बहुत डरावना है, बहुत आतंककारी है। तो काल कराल नृपाल कृपाल न, और जिस राजा से प्रजा उम्मीद करती है कि वो कृपा करेगा अकाल के दिनों में, ऐसे दिनों में, कठिन दिनों में, वह राजा कृपाल नहीं है। अच्छी कविताएं हमेशा समय का अतिक्रमण करती हैं, इसीलिए वो कालजयी होती हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो राजा कृपाल नहीं था और राज समाज बड़ोई छली है। सिर्फ एक वो राजा ही नहीं, वो पूरी राज व्यवस्था, वो सारे लोग, वो सारे सामंत, वो सारे जमींदार, वो सारे सलाहकार, वो सब दरबारी, वो सब छल प्रपंच से भरे हुए हैं। ये सत्ता का चरित्र होता है। उस समय भी था और आगे भी ये कायम रहा। तो तुलसीदास अपने समय की एक पंक्ति में उसका एक चित्र प्रस्तुत कर रहे थे। तुलसी दरबारी नहीं थे और किसी का डर नहीं था, इसलिए तुलसी सच बोल रहे थे। ये सभी कवि जो जितने कवि जो बड़े रचनाकार हैं, और वो सब इस तरह की बातें, मामला क्या, एक आदमी कहता तो बात कुछ समझ में आती, लेकिन उस समय के सभी कवि इसी तरह की बातें कर रहे थे। उस समय मतलब
जब तुलसीदास कह रहे थे कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिज को बणिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन नर सीख दीवान सोच, बस कहीं एक एक अंशु कहाँ जाए क्या करें। ये जो स्थिति थी उस समय, किसान के पास खेत नहीं थे, खेत राजाओं, सामंतों, जमींदारों के पास थे, किसान के पास खेत नहीं थे, ये ध्यान रहना चाहिए। तो खेती किसान के पास नहीं थी, जब थी नहीं, पेट खुद भूखा था, तो भिखारी को भीख कौन देता। तो जो व्यवसाय करने वाला बड़िक समाज था, उसके पास धन नहीं था, अन्न नहीं था, जो काम करना चाहता उसके पास काम नहीं था। वो तुलसी का समय भी था और आज का भी समय। तो एक तरफ तुलसी इस तरह का चित्रण कर रहे हैं और उसी में कहते हैं कि बेचत बेटा बेटकी, लोग भूख से परेशान होकर बेटा बेटी बेच रहे हैं। ये सामान्य बात घटना नहीं होती है। बच्चों से माता पिता को कितना प्रेम होता है ये कहने की बात नहीं होती है। परिस्थितियां कैसी थी कि लोग बेटा और बेटी बेच रहे थे। तो यह वह समय था, वो भयावह समय था। और उस समय के बारे में तुलसीदास के साथ ही कबीरदास थोड़ा उनसे पहले कह रहे थे। कबीर कह रहे थे, कोहे लड़का बेचई लड़की बेचे कोई, साझा करे कबीर स्यों हरिसंग बनच करे। कोई लड़का बेच रहा है और कोई लड़की बेच रहा है। यह कबीरदास भी कह रहे थे। कबीर यह भी कह रहे थे कि निर्धन आदर को नहीं देई, लाख जतन करे और चित न करे। गरीब को सम्मान कभी नहीं मिलता है। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तप, यह हमेशा से सत्य रहा है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, हमारे साधकों ने कहा था। तो सोने में सारे गुण होते हैं, गरीब को कभी सम्मान नहीं मिलता। ये एक सच है। और ये कबीर के समय भी तुलसी कम दुत्कारे थोड़े गए थे। वारे ते ललाट बिरलाट द्वारे द्वारे दिन, जानत है चार फल चार ही चनक को। एक बच्चा छोटा सा भूख से व्याकुल होकर कटोरा लेकर भटक रहा था और चार दाना चने का प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता, सोचता था कि चारों फल मिल गए, धर्मार्थ काम मोक्ष सब मिल गया। यह जो समय था, ये जो परिस्थितियां थी, वो उस समय जो भक्ति की कविता पनप रही थी। अब देखिए, रैदास कह रहे थे, ऐसो चाहो राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जिसमें सबको अन्न मिले। मतलब कि अन्न मिल नहीं रहा था, एक परिकल्पना थी कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सबको भरपेट भोजन मिले। कबीर भी भगवान से मांग रहे थे कि मैं क्या क्या चाहता हूँ, शेर भर हमको आटा दे दीजिए और थोड़ी दाल दे दीजिए, और अंत में कहते हमको दोनों वक्त जीवा ले। हे भगवान, हमको दोनों वक्त भोजन करा दीजिए। ये कबीर कह रहे थे। ये भक्ति वाली बातों को की चर्चा हो सकती है, लोग करेंगे, जो आने वाले सत्र हैं वो करेंगे, लेकिन जो जमीनी सच्चाइयाँ हैं, हम लोग को जमीन पर उतर कर बात करनी चाहिए जब साहित्य की चर्चा करते हैं। साहित्य से कोई यूटोपिया नहीं होता है। जब हम साहित्य की बात करते हैं, जब हम समाज को इसमें जब सामाजिक स्वरूप जुड़ा हुआ है, तो हम उस समाज की चर्चा करें और देखें कि वो समाज कैसा था जब भक्तिकालीन कविता लिखी जा रही थी। तो ये जितने हमारे बड़े कवि हैं, उन कवियों को आप देखेंगे सबका कमेटी करके सबको छूने की जरूरत नहीं है, हर कवि का नाम लेना आवश्यक नहीं। लेकिन देखिए, जो हमारे से बड़े कवि हैं, ये अपने समय के बारे में कह क्या रहे हैं, टिप्पणियां इनकी क्या, ये दरबारी नहीं है, ये ध्यान रहे, इसलिए वह बहुत साफ भाषा में अपनी बात कर रहे हैं। तो यह जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को देखते हुए हमें उस समय की कविता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह कि वह समय जो था वो एक राजनीति की, देखिए साहित्य को हम कहाँ से देखते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
हम हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठकर देख रहे हैं कि पानी में बहता हुआ कोई व्यक्ति देख रहा है? हम यहां से देख रहे हैं कि वहां से देख रहे हैं? एक किसान और मजदूर के पास खड़े होकर जब समाज साहित्य को देखेंगे, जब समाज को देखेंगे, एक दूसरी छवि आती है। और जब हम चमचमाती हुई गाड़ी से उतरते हैं और मंच से भाषण करते हैं तो हमको दुनिया दूसरे ढंग से दिखाई पड़ती है। तो हम कैसे कहाँ से देखते हैं, यह बड़ी चीज है। तो साहित्य को देखने की एक दृष्टि और मध्यकाल को भी देखने की एक दृष्टि हमको विकसित करनी पड़ेगी। जो वह समय है, उस समय में के केंद्र में आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा क्या कहा, और बाद के बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, ये हम हिंदी वाले सब जानते हैं, विद्यार्थी भी जानते हैं। उस समय जो कविता लिखी जा रही थी उसके केंद्र में मनुष्य स्थापित हो रहा था। ये एक प्रेममय वातावरण बनाने की कोशिश हो रही थी कि प्रेम का वातावरण बने। मध्यकाल, पूरे मध्यकाल के केंद्र में प्रेम है। कबीर बार बार उसी प्रेम को रेखांकित करते हैं, वही प्रेम तत्व। बहुत सारे दोहों में, बहुत सारी साखियों में कबीर प्रेम की चर्चा करते हैं। और पाखंडियों को भी कबीर भी देख रहे थे और तुलसीदास भी देख रहे थे। मतलब पढ़ी पढ़ी के पाथर भय, लिख लिख भय जो ईंट, ज्ञानियों को कहे कबीरा प्रेम को एको छुए न छींट। ऐसे पाखंडी भी जो थे, जो शब्दों के माध्यम से सिर्फ सब कुछ कर रहे थे। तो इतना पढ़े कि पत्थरा गए, इतना लिखे कि ईंट हो गए, लेकिन प्रेम की एक बूंद का स्पर्श नहीं हो पाया। तो प्रेम चाहिए भी और प्रेम का पाखंड भी चल रहा था। ये दोनों चीजें थी, ये कबीर के यहाँ भी और दूसरे कवियों के यहाँ, तुलसीदास के यहाँ। इस पर बहुत लिखा गया है। जातियों का जमघट है हमारा समाज। जात में जात है, हम जानते ही हैं। इतनी मतलब किसी जाति को छूइए तो दूर से लगेगा कि अब एक मोटा विभाजन तो कर दिया था कुछ लोगों ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। एक जाति में कितनी जातियां हैं पूछिए, उसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो अछूत हैं, लेकिन अछूतों में भी कुछ ऐसे जो दूसरों का चुआ पानी नहीं पीते हैं। हमने इसको देखा है, पूछा है। वो कहते हैं इनका रहा है दक्षिणा। अजीब स्थिति है। तो ये जो जातियों का पुंज है हमारा समाज, उस जातियों में जाति वाले भी जाति वालों को परेशान कर रहे थे। उसी से परेशान होकर तुलसीदास ने धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, हमें लगता है यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उन सबको याद होगा, उसको पूरा सुनाने की जरूरत नहीं है। तुलसी को ब्राह्मणों ने बहुत परेशान किया था और नाराज होकर उनके खिलाफ ये कहा था तुलसीदास ने। तो इस तरह की कविताएं एक तरफ लिखी जा रही थी। भक्ति सबके यहाँ है, दर्शन खूब है, और जो अध्ययन की सुविधा के लिए विभाजन किया था, उस विभाजन के भी अपने अंतर विरोध हैं। जिनको हम निर्गुण मानते हैं वो सगुण भी हो जाते हैं, जिनको सगुण कहते हैं वो बार बार निर्गुण हो जाते हैं। अंखड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़े और राम पुकार पुकार। जब कोई रूप नहीं था तो रास्ता किसका देख रहे थे? अंखड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहार निहार, रास्ता देखते देखते आंखों में छाई पड़ गई, आंखों की रोशनी चली गई। तो रास्ता कैसे देख रहे थे जब कोई रूप ही नहीं था? तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे कवि उन सीमाओं का अतिक्रमण करते। कविता अतिक्रमण करती है हमेशा। कविता एकदम किसी कोई फार्मूलाबद्ध होकर कविता नहीं लिखी जाती है। ये संभव नहीं कि आप हमको ये कह दें कि हम प्रतिरोध के कवि हैं, हम संघर्ष के कवि हैं। हम भी प्रेम करते हैं, हमारा भी परिवार है, तो हम प्रेम की भी कविता लिखेंगे। आप हमको बांट के रख देंगे कि ये लिखे तो ये निषिद्ध क्षेत्र है आपके लिए। भाई जिंदगी हम जीते हैं, समग्रता में जीते हैं। हर तरह का भोजन अच्छा लगता है, हर तरह का कपड़ा अच्छा लगता है, प्रेम अच्छा लगता है। तो प्रेम तो हमेशा अतिक्रमण करता रहा, दीवारों को तोड़ता रहा है। तो इन कवियों के यहाँ मैं कह रहा था कि प्रेम खूब है और प्रेम की मर्यादाएं भी हैं। तुलसी के हवाले से हम लोग लंबी बातचीत कर सकते हैं। सीताराम जहाँ मिलते हैं
दोनों पुष्पवाटिका में मुग्ध हैं, एक दूसरे को देखकर बार बार देखना चाहते हैं। सीता को जब सहेलियां वर्जित करती हैं अब चलना चाहिए, समय हो गया है, तब भी सीताराम को देखना चाहती है। देखन मिस मृग बेहद तरु फिरई बहुर बहुर। सीताराम को देखना चाहती हैं लेकिन पलट के सीधे नहीं देखते। मृग को, तरुओं को, वृक्षों को देखने के बहाने पलटकर राम को देखती हैं। ये मर्यादा है, ये जो मर्यादा है ये यह कविता में लगातार चलती है, जिसको हम लोगों ने रीतिकाल कहा। देखिए इसमें रीतिकाल है, नाम महत्वपूर्ण नहीं होता है कि यहाँ है एक सत्र, 5वां सत्र जो है मध्यकाल विविध संदर्भ एवं प्रासंगिकता। तो मध्यकाल के विविध संदर्भ वही है ना, वही सब है जो उसमें नहीं है। तो वह जो रीतिकाल है वो मुगल काल के पतन के दौर का साहित्य है। उसमें भी कुछ बहुत अच्छे साहित्यकार हुए, मतलब जहांगीर ने जो काम किया था, अकबर ने जो किया था, जहांगीर ने जो काम किया था और शाहजहां ने जो काम किया था, औरंगजेब के समय से पतन शुरू हो गया था और बहुत सारे लोगों ने उसको बिखराया। अभी प्रधान जी चर्चा कर रहे थे तारा शिकोह की, उस समय बहुत सारे चिंतक हुए। तो उस समय जो कविताएं लिखी जा रही थी उसमें बहुत सारे पतनशील सामंती मूल्य भी हैं। राजा का जो चरित्र होता है प्रजा उसका अनुकरण करती है। राजा जिस तरह का कपड़ा पहनता है हजारों लोग उसी तरह का कपड़ा पहने अगले दिन दिखाई पड़ने लगते हैं। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देखा था कि राजीव गांधी किस तरह से शाल लगाते थे और सारे कांग्रेस उसी तरह से शाल पहनने लगे थे। तो मतलब राजा के चरित्र का हम अनुकरण करते हैं। जो बड़े लोग थे, जो संपन्न लोग थे, जो समर्थ लोग थे, वो कई शादी करते थे और लोग भी करने लगे थे। तो यह जो चरित्र का पतन था राजा का, यह प्रजा में भी दिखाई पड़ रहा था। मतलब कहे न देवर की कुवत कुल तीय कलह डरा। ये लंपटता जो थी समाज में, देवर अपनी भाभी को परेशान कर रहा था। बिहारी का दोहा है, कहत न देवर की कुवत कुल तीय कलह डरा। पिंजर गत मंजार ढिग सुख नो सुखज्जा। एक चरित्रवान स्त्री है, उसका देवर उसको परेशान करता है और उसकी ये हरकतें जो है वो परिवार के लोगों को नहीं बताती है कि परिवार टूट जाएगा, परिवार में कलह होगा। अपनी मर्यादा भी बचानी है, तो जिससे पिंजड़े में कोई तोता हो और एक बिल्ली चक्कर लगा रही हो लगातार। पंजरगत मंजार ढिग सुख लो सुख है। वो तोता जिस तरह से सूखता चला जाता है, मर जाता है, वो स्थिति उस स्त्री की है। बहुत सारी दोहों में इस तरह की बातें दिखाई पड़ती है उस काल में। और जो लोक रंग है वह खूब है। मुझे समय तो जब मैं आया था तभी समाप्त हो गया था इस सत्र का, लेकिन कुछ न बोलता तो क्या करने आया था मैं, ये भी था ना। वो आधा घंटा समय आगे बढ़ गया। मुझे बहुत सारी दुर्भाग्य से कविताएं याद हैं और मैं बहुत सारे उद्धरण देकर आप लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक आध उद्धरण जो जरूरी लग रहा है, कुछ तो जाना चाहिए बच्चों के पास। विद्वान लोग तो सब जानते हैं, उनके लिए कुछ मतलब नहीं है। देखिए उस समय एक तो पद्माकर जैसे कवि हैं वहाँ ठाकुर हैं, वहाँ द्विजदेव हैं, वहाँ घनानंद हैं, मतिराम हैं, चिंतामणि हैं और बहुत सारे बड़े रचनाकार हैं। हम लोग संयोग से उस पीढ़ी के हैं जो पढ़ते थे, कविताएं याद करते थे, अंताक्षरी होती थी, पुरस्कार मिलता था, बड़ा बड़ा उल्लास मन में आता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी। अब मैं रोज ही क्लास में बच्चों से कहता हूँ कोई कविता प्रसंगवश एक पंक्ति सुनाता हूँ और कहता हूँ सुना दोगे तो अगली कक्षा में आऊँगा तो एक किताब दूंगा, लेकिन बच्चे नहीं सुनाते। ये हम लोग एक भयानक संक्रमण और दुर्भाग्य के समय से गुजर रहे हैं।
ये जो पीढ़ी है, यह मशीन, ये मोबाइल और तमाम सारे यंत्रों में पारंगत है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। उसके पास किताबों में चीज़ें हैं, उसके दिमाग में चीज़ें नहीं हैं। तो वो आप याद करिए वो पद्माकर का वो छंद जो लोक उत्सव है, जिसको सूरदास के हम लोगों ने बहुत देखा है। भाग की भीड़ अभीरन की, गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर छाई ऊपर नाई अबीर की जोड़ी। और छोरी पीतंबर कम्मर की, सुविधा दई मीड़ कपोलन रोरी, नयन नचाए कहीं मुस्काए, लला पुनियायु के रनोरी। होली खेलने गए थे कृष्ण और पकड़ लिया था ग्वालिनों ने, और पकड़ के ले गई और खूब होली खेली, रंग लगाया, और कमर में जो कपड़ा बांधे हुए तो खोल लिया, कहा जाइए जाइए, अब मन हो हिम्मत हो तो फिर आइएगा। तो ये जो लोक है, जो बहुत जीवंत, बहुत जागृत और बहुत उत्फुल्लित है, जो त्योहारों को जीता है, वह आपको रीतकाल में दिखाई पड़ेगा। रीतकाल में यह भी दिखाई पड़ता है, प्रकृति भी है रीतकाल में, वहाँ यह भी दिखाई पड़ता है कि जब हम प्रेम करते हैं तो प्रकृति हमारा सहयोग करती है। ठाकुर ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। ठाकुर पर हो सकता है आने वाले समय में कोई वक्ता बोले, ठाकुर ने अपने समय का बहुत ठीक से ऑपरेशन किया था, पोस्टमार्टम किया था। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जसो प्रताप को कहानो है। जब वो गा रहे थे ना, सीख लीनो काम कल्प वृक्ष चिंतामणि काम धेनु, सीख लीनो मेरु और सुमेर गिरी आनो है। कवियों पर काफी प्रहार किया था ठाकुर ने। ढेर सो बनाए आए मेला सभा के मध्य, लोगों कवित्व की हो खेल कर जाए। लोगों ने कविता को मजाक बना लिया, रीतिकाल में कविता को मजाक बना लिया गया था, और हमारे समय में उससे ज्यादा कविता को मजाक बना लिया गया है। हमारे समय में 95% रद्दी कविताएं लिखी जा रही हैं। तो ठाकुर ने एक छंद बहुत बढ़िया लिखा। प्रेम करने वाले दो प्राणी हैं, उन्हें आप राधिका कन्हई कह लीजिए, वो कोई भी हो सकता है, कोई उन्हीं के नाम प्रेम थोड़े लिखा है राधिका कन्हई ही प्रेम करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, बाकी लोग खाली देखेंगे। तो प्रेम करने वाले दो व्यक्ति हैं, हम लोग उनको राधा कन्हई कहते आए हैं। ठाकुर ने कहा कि वो दो हैं, राधा को कृष्ण का वर्ण अच्छा लगता है, श्याम वर्ण, और कृष्ण को राधा का गोरा वर्ण अच्छा लगता है। तो ये दोनों अपने अपने आंगन में बैठे हैं, खड़े हैं, वर्षा ऋतु है, और प्रेम की कल्पना कर रहे हैं। ऐसे में ठाकुर कहते हैं, अपने अपने सुठ गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव फेरी। प्रेम की नौका पर सवार हैं ये दोनों, अपने अपने सुख गेहन में चढ़े दो स्नेह की नाव फेरी, अंगनान में भीजत नेह भरे, समयो न कि हों बलि जाओ पेरी। कहे ठाकुर दो उनकी रुचि सो, रंग द्वय उमड़े दो ठाव पेरी, सखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, गोरी घटा नंदगांव पेरी। तो बरसाने में काली घटा बरस रही है राधिका के ऊपर, और नंदगांव के ऊपर गोरी घटा बरस रही है। यह जो प्रेम है, प्रकृति सहयोग करती दिखाई पड़ती है। प्रकृति हमारे मन के भाव को जानती है, और हमारे अनुकूल बहुत कुछ रच देती है, बना देती है। ईश्वर भी साथ देता है। तो मित्रों, बातचीत करने के लिए एक बड़ा विषय है। मैं कह रहा था ना कि 400-500 सालों का इतिहास हो, और इतने बड़े बड़े कवि हो कि किसी एक पर रुक जाइए तो आप वहीं पर बात करते रहेंगे, तो उसे समेटना संभव नहीं है। और यह जरूरी नहीं कि उसको समेटा जाए, अभी तो ये आगाज हुआ है। हाँ, तो और अंजाम तक हम जाएंगे 3 दिनों में। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोगों को हम लोग सुनेंगे। यह कुछ बिंदुओं को छेड़ देना था आज। मैं भी वो काम नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि चीज़ें बिखर चुकी हैं, बहुत ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को
महिला महाविद्यालय ने संयोजित किया है। सभी संयोजकों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग इतनी देर से बैठ करके हम लोगों को सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।